हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसका नाम होगा वायरस जनित रोग। इससे पहले बेटे अपन ने रीड किया था, वह था जीवाणु जनित रोग। तो बच्चों आपने याद तो किया होगा। क्या याद करना है कि जीवाणुओं के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केवल नेम याद करना है। तो बताओ कितने नेम याद हुए आपको? तो बेटे पहला तो क्या था हमारे पास में, यानी डिप्थीरिया था, है ना, ट्यूबरकुलोसिस था। उसके अलावा बेटे टाइफाइड है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, कई सारे रोग अपने यहाँ पर देखे हैं। टाइफाइड है, निमोनिया है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, काली खांसी है, प्लेग है। ये सारे के सारे जो रोग हैं, टिटेनस है बेटे। तो ये सारे के सारे रोग जो है ये जीवाणु से होने वाले हैं। आज अपन यहाँ पर रीड करने वाले हैं बेटे वायरस जनित रोग। तो मैं आपको बता दूं कि बेटे वायरस दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। यानी जो वायरस होते हैं ये जीवाणु फिल्टर से भी गुजर जाते हैं। तो ये याद रखना। लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई डालता है तो ये है बेटे वायरस। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा अभी कुछ समय पहले कोरोना। तो कोरोना कौन सी बीमारी है? तो बेटे कोरोना वायरस जनित रोग है और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था बेटे कोरोना ने। एक साथ मान सकते हैं कि जाम कर दिया था पूरी दुनिया को। तो आज अपन ये जानेंगे कि सबसे पहले तो बेटे वायरस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो बेटे वायरस के बारे में आपने भी सुन रखा होगा कि वायरस जो है यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। यानी न्यू मान के चलो ये एक ऐसा सजीव है जो शरीर से बाहर अगर रहता है तो बेटे निर्जीव का काम करता है, और अगर ये शरीर के भीतर चला जाता है तो ये सजीवता का कार्य करता है। तो अपन को एक तो यहां ये देखेंगे बेटे कि यहां पर कौन कौन से लक्षण तो इसके निर्जीवता के हैं और कौन कौन से लक्षण इसके सजीवता के। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में बेटे मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ये वायरस होता क्या है। तो वायरस का जो डेवलपमेंट है बेटे, इवोल्यूशन में अपन ने पढ़ा था इयोबायोंट, है ना। इयोबायोंट जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने पार्टिकल्स होते हैं और वह आज के वायरस के समान होते हैं। तो बेटे ये जो वायरस होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता। तो आप ये कह सकते हैं कि वायरस इज द कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी एक तरफ तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और दूसरी तरफ इसमें प्रोटीन होगा। बेटे न्यूक्लिक एसिड पर आपको ध्यान देना है कि न्यूक्लिक एसिड में इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कभी भी आप याद रखना कि डीएनए तथा आरएनए एक साथ नहीं पाया जाएगा। तो वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। तो बेटे पहले अपन वायरस के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा द डिजीज विच कॉज बाय द वायरस, यानी वायरस से होने वाले रोग। तो आइए अपन देखते हैं बेटे कि वायरस क्या होता है। यह रहेगा बेटे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग। तो यहां पर वायरस जनित रोग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटे मैं आपको वायरस के बारे में बताने वाला हूं। तो वायरस होते क्या हैं? तो वायरस होते हैं बेटे न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो प्रोटीन, ये आपको याद रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन कण। यानी इसके अंदर एक तरफ तो न्यूक्लिक एसिड होता है और एक तरफ प्रोटीन होता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा बेटे इस तरह से ये अपन एक किसी भी वायरस का डायग्राम में यहाँ पर आपको बना रहा हूं। तो इस तरह से ये कोई वायरसेज है, ये वायरसेज है। और ये वायरस जो मैंने बनाया है बेटे, ये वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस का एक नॉर्मल साधारण सा डायग्राम है। ये यहां पर इस तरह से ये कोई बैक्टीरियोफेज या कोई एनी अदर वायरस है। तो वायरस के चारों तरफ तो ये आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है बेटे प्रोटीन खोल, यानी इसको अपन कहेंगे प्रोटीन इनवलप। और प्रोटीन इनवलप के बाद में यहां पर आप देखिएगा तो इसके अंदर बेटे यहां पर यह होता है डीएनए। तो आप यहां देखो कि इसकी संरचना में आपको क्या याद रखना है कि यह तो यहां पर प्रोटीन का जो खोल होता है उसे तो आप बेटे कैप्सिड कहोगे और इसे कहोगे आप न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो आप यहां पर ध्यान से देख लें कि जो वायरस होता है बेटे, इस वायरस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो इसका क्या होता है, यानी यहां पर होता है न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड, और एक दूसरा पार्ट इसके अंदर यह होता है यानी प्रोटीन। तो बेटे याद रखना, जैसे अपन ने जीवाणु की संरचना को भी पढ़ा था, तो जीवाणु की संरचना को जब पढ़ा था बेटे तो वहां भी मैंने उसके बारे में आपको बताया, और आज अपन यहां पर पढ़ रहे हैं तो ये वायरस की संरचना है। तो वायरस की संरचना में आप देखिएगा कि एक पार्ट तो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा पार्ट इसका प्रोटीन होता है। बेटे न्यूक्लिक एसिड में आपको याद रखना होगा कि या तो इसमें डीएनए होगा, या फिर ध्यान रखना बेटे, या फिर इसमें क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है, ये वायरस का बेटे आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए। अगर बेटे यहां पर कि हमारे पास में एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा। और अगर बेटे प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा। अब आप समझेंगे कि ये एनिमल वायरस क्या होते हैं या ये बेटे प्लांट वायरस क्या होते हैं। तो याद रखना, जो जंतुओं को संक्रमित करते हैं वह तो जंतु वायरस कहलाते हैं, और जो पादपों को संक्रमित करते हैं वह बेटे पादप वायरस कहलाते हैं। तो मोस्टली जो है याद रखना कि जंतु वायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों, ये डीएनए होता है, और जो पादप वायरस होते हैं यानी जो पादपों को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं, उनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यहाँ ये जो डीएनए होता है बेटे, ये मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो आरएनए होता है ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है। बट अपवाद कहाँ नहीं होते, कई जगह पर अपवाद मिलते हैं बेटे। तो कुछ के अंदर जैसे मान लेते हैं 5x174 है, वहां पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। उसके अलावा बेटे आरएनए के अंदर उंड ट्यूमर वायरस है, वहां पर आरएनए डबल स्ट्रैंड भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको अलग से याद करना है। जैसे यहाँ पर 5x174, ये बोथ इंटू 5x174, तो इसके अंदर SS डीएनए मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से बेटे यानी उंड ट्यूमर वायरस होता है, उसके अंदर आपको डबल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। तो यहां आप देख लें, ये वायरस की संरचना है जिसके चारों तरफ ये प्रोटीन से बना हुआ खोल होता है बेटे। तो उस खोल को तो आप क्या कहोगे, कैप्सिड, और उसके भीतर यह आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और उस आनुवांशिक पदार्थ को आप क्या कहेंगे, यानी वह कहलाएगा बेटे न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वह दो रूपों में मिलेगा, या तो डीएनए या आरएनए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ध्यान रखना, यानी या तो डीएनए या फिर आप क्या याद रखेंगे, आरएनए। कभी भी ये मत बोल देना कि डीएनए व आरएनए, क्योंकि वायरस के अंदर हमेशा डीएनए या आरएनए ही पाया जाता है। अब देखो कि जो जंतु वायरस है उनके अंदर तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और ये डीएनए भी दोहरी श्रृंखला वाला होता है। लेकिन बेटे अपवाद याद कर लेना, 5x174, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ऐसा जंतु वायरस है बेटे, ऐसा वायरस है जिसके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंड ना होकर कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। उसी तरह से बेटे जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, और ये जो आरएनए होता है वो नॉर्मल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन बेटे रियो वायरस है, उंड ट्यूमर वायरस है, ये ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जो डीएनए होता है ना, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो ये याद रखना, ये अपवाद है बेटे, यानी आरएनए में जो अपवाद है, अपवाद ये है रियो वायरस, रियो वायरस है, जिसके अंदर बेटे याद रखना कि डीएस आरएनए पाया जाता है, यानी इसके अंदर जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अब बात आती है बेटे प्रोटीन की। तो प्रोटीन का जो आवरण होता है इसके चारों तरफ, तो ये आवरण कहलाता है कैप्सिड। ये याद रखना बेटे, यानी वायरस के चारों तरफ जो प्रोटीन का आवरण होता है, यह आवरण कहलाता है बेटे कैप्सिड, यानी क्या कहलाएगा, कैप्सिड कहलाएगा बेटे, है ना। और ये जो कैप्सिड होता है ये कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके जो यूनिट्स होती है उन्हें आप कहोगे कैप्सोमियर्स, उन्हें आप क्या कह सकते हो, कैप्सोमियर्स आप कह सकते हो। तो बच्चों ये वायरस की संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है, जो आपको देखना होगा कि जो वायरस होते हैं वह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि वायरस इज द मेड अप ऑफ टू पार्ट ऑफ सबस्टेंस। नंबर 1 होगा बेटे न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर 2 होगा प्रोटीन। तो यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड है ये इसका आनुवांशिक मटेरियल होता है, जिसमें या तो बेटे डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। डीएनए होगा ये जंतु वायरसेस के अंदर मिलेगा, और अगर आरएनए होगा तो ये आपको प्लांट वायरसेस के अंदर मिलेगा। उसके बाद में बेटे फिर इसका दूसरा पार्ट आता है यानी प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप देख लीजिएगा कि न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ जो आवरण आपको मिलेगा तो उस प्रोटीन के आवरण को क्या कहोगे? कैप्सिड। तो याद रखना बेटे वर्ड कैप्सिड। और ये कैप्सिड जो है वो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो ये इकाइयां कहलाती है कैप्सोमियर्स। तो इस तरह से बच्चों ये तो हमारे पास में वायरस की संरचना है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन आगे चलते हैं कि जो वायरस होते हैं बेटे, ये आपको भी पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी बेटे ये वायरस है, वायरस। और वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, के बीच की योजक कड़ी, ये याद रखना बेटे, के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है या क्या होता है बेटे? योजक कड़ी। तो एक तरफ तो यहां पर अपन देखें कि इसमें सजीव लक्षण कौन से हैं? सजीव लक्षण। और एक तरफ आप देखेंगे बेटे इसके कौन से, यानी निर्जीव लक्षण, निर्जीव लक्षण। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वायरसेस होते हैं बेटे ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ये ऐसा सजीव है बेटे जो कि अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये जनन क्रिया के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है, और अगर ये बॉडी के बाहर रहता है तो फिर बेटे ये निर्जीव की तरह रहता है। तो आइए देखिएगा कि इसमें सजीवता के लक्षण क्या है और निर्जीवता के लक्षण क्या है। तो पहला सजीवता का तो लक्षण है बेटे कि शरीर में गुणन अवस्था प्रदर्शित, गुणन अवस्था, शरीर में गुणन अवस्था यानी जनन क्रिया, जनन क्रिया प्रदर्शित, जनन क्रिया प्रदर्शित। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि शरीर में ये प्रवेश जब करता है, देखो शरीर के बाहर रहता है तो ये निर्जीव होता है, ये याद रखना है। लेकिन जैसे शरीर के अंदर ये चला जाता है तो बेटे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसके अंदर गुणन प्रवस्था होती है और वहां पर ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है। तो ये आप सब जानते हैं कि जो जनन क्रिया है, जो जनन क्रिया है बेटे, ये जनन क्रिया जंतुओं का या सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो वायरस भी तो यही कर रहा है कि जब ये बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर जाकर, हालांकि ये होस्ट की कोशिका को ही यूज लेता है नए वायरस कण बनाने के लिए, तो वहां पर जाकर बेटे ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, ये वहां पर जनन करता है। तो ये भी अपन को क्या, इससे क्या आभास होता है कि वायरस एक सजीव कण है। उसके बाद में बेटे दूसरा है कि ये तापमान और साथ में पीएच के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित, संवेदनशीलता प्रदर्शित, संवेदनशीलता प्रदर्शित। तो ये ध्यान रखना, संवेदनशीलता प्रदर्शित, यानी ये तापमान और पीएच के प्रति बेटे क्या प्रदर्शित करता है? संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। क्योंकि विशेष तापमान पर ये जो क्या होगा बेटे, विशेष तापमान पर ये जो है सक्रिय रहता है और या फिर निष्क्रिय हो जाता है, विशेष पीएच पर ये सक्रिय होता है और निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह से यहां से देखा जा सकता है कि ये तापमान के प्रति क्या है? संवेदनशील होता है, या पीएच के प्रति भी संवेदनशील होता है। तो ये तो इसके क्या कहलाते हैं? सजीवता के लक्षण। निर्जीवता के लक्षण की बात करें बेटे तो सबसे पहला तो है कि इसमें जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है, जीव द्रव्य अनुपस्थित। ये याद रखना कि बेटे जो वायरसेज होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, और आपको याद है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है बच्चों। जहां जीव द्रव्य है, जहां प्रोटोप्लाज्म है तो वहां पर तो जीवन है, और जहां प्रोटोप्लाज्म नहीं है वहां पर जीवन नहीं है। तो याद रखना वायरसेस के अंदर कोई जीव द्रव्य नहीं होता है। उसके अलावा संवर्धन नहीं होता,
संवर्धन यानी कल्चर, कल्चर अनुपस्थित यानी वायरसेस का संवर्धन भी नहीं करवाया जाता, जबकि अधिकतर जितने भी सजीव होते हैं बेटे वो कल्चर मीडिया में अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन वायरसेस को आप कल्चर नहीं करवा सकते हैं, यानी इसका संवर्धन नहीं होता है। उसके अलावा याद रखना बेटे, यानी सजीव क्रियाएं अनुपस्थित, सजीव क्रियाएं अनुपस्थित, जैसे बेटे पाचन इसमें नहीं होता है ना, जैसे श्वसन आदि, यानी जितनी भी जिंदा रहने के लिए हमें जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है वह क्रियाएं वायरसेस के अंदर नहीं होती है, तो इस आधार पर भी बेटे ये निर्जीव होता है। इसका शरीर के बाहर क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, यानी बेटे इसको शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख लें और भी बहुत सारे कई सारे क्रियाएं बेटे, जिन क्रियाओं के प्रति जो है ये जो है प्रदर्शित करता है या नहीं करता। तो सजीवता के लक्षण में तो शरीर में गुणन प्रवस्था है, तापमान के प्रति संवेदनशील, पीएच के प्रति संवेदनशील, और साथ में बेटे ये उपापचय क्रियाएं भी प्रदर्शित करता है और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये सारे तो लक्षण है इसके सजीवता के। निर्जीवता के लक्षणों में आप याद रखना कि बेटे पहला लक्षण तो है जीवद्रव्य अनुपस्थित, यानी इसके अंदर जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। उसके अलावा बेटे संवर्धन इसका नहीं किया जा सकता, है ना। उसके अलावा सजीव क्रियाएं इसमें अनुपस्थित होगी, जैसे पाचन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, और साथ में इसका क्रिस्टलीकरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप थोड़ा बहुत याद कर लेना कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उसका नाम है वायरस, और ये वायरस बेटे दुनिया का एक ऐसा सजीव है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां पैदा करता है, वो अभी आगे अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ आपको बेटे पहले मैंने वायरस की संरचना को बताया, तो संरचना के बेस पर वायरस के दो पार्ट होंगे, एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा और एक प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड में आपको याद करना है कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। बेटे डीएनए होगा तो एनिमल वायरस में, और प्लांट होगा तो प्लांट वायरस में। अगर मान लो जो है आरएनए होगा तो बेटे प्लांट वायरस के अंदर मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो इसके चारों तरफ जो खोल पाया जाएगा बेटे न्यूक्लिक एसिड के, वह प्रोटीन होगा, और वायरसेस के प्रोटीन के खोल को आप क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। और ये जो कैप्सिड होगा ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा, और इन इकाइयों को आप क्या कहोगे, कैप्सोमियर। यहां तक तो क्लियर होगा। यहाँ अभी बेटे वायरस की संरचना नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अगर अपन संरचना पढ़ते तो मैं पूरा डिटेल बताता आपको, सिर्फ मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वायरस होते क्या है। फिर अधिकतर क्वेश्चन आता है बेटे कि वायरस जो है यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि इसमें सजीव लक्षण कौन कौन से हैं और इसमें निर्जीव लक्षण कौन कौन से। तो इस तरह से बेटे ये तो मैंने वायरस के बारे में बताया। तो वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल। अब इससे कौन कौन से रोग होते हैं उन रोग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं बेटे। हाँ, तो बेटे अब अपने पास में आता है वायरस से होने वाले रोग, यानी अगला जो डिजीज है हमारे पास में। अब यहां अपन पढ़े वायरस से होने वाले रोग, यानी डिजीज कॉज बाय वायरस, डिजीज कॉज बाय वायरस, डिजीज कॉज बाय वायरस, यानी ऐसी बीमारियां जो बेटे वायरस से होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे लक्षण तो आप बाद में याद करना, सबसे पहले तो आप एक साथ जीवाणु से होने वाली बीमारियां उनके एक साथ नाम याद कर लेना, वायरस से होने वाली बीमारियां उनके भी पूरे एक साथ नाम याद कर लेना। क्योंकि कई बार बेटे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस से होने वाली बीमारी बताओ या जीवाणु से होने वाली बीमारी बताओ, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है एक्सचेंज दे देता है वो। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है या जो है जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है। तो बेटे इसमें पहली बीमारी है और ये है यहाँ पर हमारे पास में कॉमन कोल्ड, यानी सर्दी जुकाम। सब जानते बेटे दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति को जुकाम हो रहा है और वह बिना प्रोटेक्शन के छींक रहा है, खांस रहा है, तो मेरी गारंटी बेटे आपको अगले दिन आपको भी जुकाम हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये संक्रमण रोग है। जब वो छींकेगा बेटे याद रखना
तो उसके छींक के साथ ही, मैंने आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में बताया था ना कि जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके हवा में पार्टिकल फैल जाते हैं, और उसके पास वाला व्यक्ति अगर बाय द वे बिना प्रोटेक्शन के सांस ले रहा है तो वो जो कण होते हैं बेटे वो सांस के द्वारा उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वे व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो इसको अपन ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं। वैसे सब जानते हैं बेटे सर्दी जुकाम एक वायरल बीमारी है और ये 2-5 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। लेकिन जब सर्दी जुकाम होता है तो नासिका मार्ग से सेक्रेशन बढ़ जाता है, ये भी आपको पता है। कभी कभी बुखार भी आ जाता है ना। उसके अलावा बेटे नोजल कंजेक्शन हो जाता है, नासिका जाम हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ आना शुरू हो जाती है ना। सिर दर्द करना शुरू हो जाता है ना। तो ये कई सारे सिम्टम्स जो है ये सर्दी जुकाम के समय उत्पन्न होते हैं। तो एक एक सिम्टम्स को आपको याद करना है और ये किससे होता है ये भी आपको याद करना है, क्योंकि बेटे मोस्ट कॉमन बीमारी है जो वायरस से होती है। तो यहां पर बेटे वायरस से होने वाली पहली बीमारी है और इसका नाम है राइनो वायरस, यानी राइनो वायरस। याद करना बेटे, राइनोसिरोस नहीं, राइनो वायरस। तो राइनो वायरस, ये राइनो वर्ड कहां से आया? तो राइनस का माने नेजल होते हैं बेटे, ये ध्यान रखना। तो वहां से वर्ड आया राइनो वायरस, तो याद हो जाएगा। यानी सर्दी जुकाम कॉमन बीमारी है और जो कॉमन बीमारियां होती है बेटे तो एग्जामिनर उनको ज्यादा देने की कोशिश करता है कि कम से कम बच्चे को ये नॉलेज तो होना चाहिए कि सर्दी जुकाम होती किससे है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद कर लो बच्चों कि जो सर्दी जुकाम है ये वायरल बीमारी है ना। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है या प्रोटोजोआ है, तो ये कौन सी बीमारी है? ये वायरल डिजीज है, इतना आपको याद करना है। अब देखो बेटे, इनका जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन कैसा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का माने छींकने या कांसने से होने वाला संक्रमण। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये जो संक्रमण होता है ये या तो छींकने से होता है बेटे या खांसने से होता है। खांसने से होने वाला संक्रमण, होने वाला संक्रमण। अब एक बार और मैं बता दूं बेटे, ये छींकने और कांसने से होने वाला संक्रमण कैसे कहा मैंने? तो केवल छींकने से या केवल कांसने से नहीं होगा, लिए जब होगा जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इसके पास बैठा हुआ है और ये बिना प्रोटेक्शन से कांसता है या बिना प्रोटेक्शन से छींकता है। तो कांसते और छींकते समय क्या होगा बेटे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फैल जाएंगे जिनके अंदर ये रोगाणु प्रेजेंट होंगे। अब कोई पास वाला व्यक्ति बैठा हुआ है वह भी सांस तो लेगा, तो बेटे सांस के माध्यम से ये जो ड्रॉपलेट जो बाहर निकले हैं संक्रमण व्यक्ति के छींकने से, अब ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे सांस के माध्यम से। तो उस व्यक्ति के अंदर जब ये वायरस कण चले जाएंगे उसे भी वो संक्रमित कर देंगे। तो छींकने और कांसने से बेटे अगर कोई कण हवा में फैल जाते हैं और उनके माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसको कहते हैं ड्रॉपलेट, यानी बिंदु संक्रमण इसको कहते हैं। उसके बाद में देखो कि ये सर्वाधिक, बेटे ध्यान रखना, सर्वाधिक संक्रमित रोग है। एनसीईआरटी बता रही है बेटे ये, है ना, क्या है ये? सर्वाधिक संक्रमित। ऐसे कहेंगे, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता मनुष्य को, लेकिन ये होता है कि हाँ अगर मान लेते हैं कोई सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति है, अब उसके आस पड़ोस में मान लो कोई दोस्त है, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये उनको भी ये रोग हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में ये ठीक भी हो जाता है। तो कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो बीमारी है कौन से बेटे, यानी सर्दी जुकाम, तो ये सर्वाधिक संक्रमित रोग है, यानी जल्दी फैलने वाला है, लेकिन इससे कोई ज्यादा विशेष हानि नहीं होती। अब देखो इसमें होगा क्या, तो नासिका और श्वसन मार्ग बेटे प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा कि जब हमें जुकाम होता है बच्चों तो हमारा गला बिल्कुल जाम हो जाता है, हमारी नासिका जाम हो जाती है। तो रात में बेटे जब जुकाम होता है, नासिका जाम हो जाती है, तो मुख गुहा के द्वारा सांस लेनी पड़ती है। तो इसमें प्रभावित होने वाले जो भाग हैं, एक तो ये पूरा का पूरा ट्रेकिया जिसको श्वसन मार्ग कहेंगे, और एक बेटे ये नासिका मार्ग, ये 2 रचनाएं इसके द्वारा प्रभावित रहती है। उसके बाद में नासिका से स्त्रावण बढ़ जाता है ना, जिसको आप क्या कहोगे? नेजल सेक्रेशन। इसको आप कहोगे नेजल सेक्रेशन। रुमाल हाथ में होना जरूरी है बेटे, वरना जब जुकाम अगर हो गया
तो भी परेशानी आ जाती है, क्योंकि नेजल सेक्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बिना उसके अपन रुमाल के इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें होगा क्या, ये बेटे होता क्या है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूं कि जब वायरल संक्रमण होता है तो हमारे नासिका मार्ग में एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम है सिनीडेरियन मेम्ब्रेन। तो ये मैं कहीं ना कहीं लिख देता हूं बेटे, उस झिल्ली का नाम है यानी सिनीडेरियन झिल्ली। सिनीडेरियन झिल्ली, ये वर्ड याद करना, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां काम आएगी बेटे। क्या नाम है उस झिल्ली का? सिनीडेरियन झिल्ली। जब इसमें वायरस संक्रमण होता है तो बेटे इसमें सूजन आ जाती है, और इसमें सूजन आ जाने से क्या होता है, सेक्रेशन या स्त्रावण बढ़ जाता है। और फिर आपने देखा होगा कि इसके जो संवेदी रोम होते हैं झिल्ली के, और जब स्त्रावण बढ़ता है तो वह रोम बेटे श्लेष्मा में डूब जाते हैं, और जब ये इसके रोम श्लेष्मा में डूब जाएंगे तो वह जो स्वाद मतलब गंध की जो संवेदनाएं, क्योंकि बेटे गंधग्राही झिल्ली है, ये हमारे शरीर में गंध की संवेदनाओं को ग्रहण करती है, याद रखना। तो इसे सिनीडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। जब इसके संवेदी रोम श्लेष्मा में डूब जाएंगे तो फिर ये गंध की संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर पाएगी। और यही आपको कहते हुए सुना होगा किसी से कि बेटे जिसको सर्दी जुकाम होता है उसको गंध का ज्ञान कम होता है, या उसको स्मेल कम आती है, याद रखना। सीधा सा कारण ये मैंने बता दिया, सिनीडेरियन मेम्ब्रेन। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है बेटे तो ये हमारे नासिका मार्ग होता है, जहां पर नेजल बोन के ऊपर ये पाई जाती है, जिसको सिनीडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो सिनीडेरियन मेम्ब्रेन होती है, ये वायरस संक्रमण के कारण बेटे इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और कोई चीज जब सूज जाती है तो वह स्त्रावण बढ़ा देती है, याद रखना। तो इसके द्वारा बेटे श्लेष्मा का सेक्रेशन बढ़ जाता है। वरना तो क्वेश्चन ये आएगा ना, ये श्लेष्मा आ कहां से रहा है ना, ये श्लेष्मा बॉडी में कहां से आ रहा है। तो याद करना बेटे, ये जो नासिका के द्वारा जो सेक्रेशन बढ़ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, सिनीडेरियन झिल्ली के द्वारा। तो इस झिल्ली के अंदर जब सूजन आ जाती है तो नासिका मार्ग से श्लेष्मा का स्त्रावण भी बढ़ जाता है। तो ये भी आपको याद हो गया बेटे। एक तो सर्वाधिक संक्रमित होने वाला रोग है, ये तो याद है इसे। उसके अलावा क्या प्रभावित होगा बच्चों इसमें, तो इसमें नासिका और श्वास मार्ग इसमें प्रभावित होगा, है ना, क्योंकि नासिका से संबंधित बीमारी है। उसके बाद में नासिका से स्त्रावण अधिक होता है, यानी हमारी जो नोज है उस नोज से सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिसको नेजल सेक्रेशन कहते हैं। कैसे बढ़ गया बेटे, इसका कारण है सिनीडेरियन मेम्ब्रेन। तो ये जो सिनीडेरियन मेम्ब्रेन है, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण इसमें सूजन आती है, और इसमें सूजन आ जाने के कारण बेटे ये श्लेष्मा का स्त्रावण बढ़ा देती है। उसके बाद में फिर क्या होगा बेटे, गले में दर्द शुरू हो जाएगा, कफ जम जाएगा, खांसी आएगी, सिर दर्द होगा, थकान होगी, अनिद्रा होगी, और आवाज में भारीपन भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। और बुखार भी आ जाता है कभी कभी, ये भी याद रखना। तो बिल्कुल साधारण से सिम्टम्स है जिसे आप बिना बेटे जो है याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जो हर स्टूडेंट को, हर टीचर को, हर व्यक्ति को कभी न कभी हुई होगी। यानी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी सर्दी जुकाम हुआ ही ना होगा। तो बेटे जब सर्दी जुकाम होता है तो ये आपको भी पता है कि जब सर्दी जुकाम होता है तो एक तो गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर नमक के गरारे वगैरह कर लेने चाहिए बेटे, है ना। उसके अलावा कफ जम जाता है गले में, ये भी आपको पता है। खांसी आती है, ये भी आपको पता है। और जब जुकाम होता है बेटे तो सिर दर्द करने लग जाता है, और यहाँ तक कि बुखार भी आ जाता है। उसके बाद में बेटे थकान महसूस होती है। जुकाम जब होता है, नासिका जाम हो जाती है, तो नींद नहीं आती कि सांस कैसे लें अपन, तो अनिद्रा हो जाती है। और साथ में बेटे आवाज में भारीपन भी आता है, कि जैसे किसी को जुकाम होता है तो आपने देखा होगा ना, उसकी आवाज पलट जाती है ना, आवाज बदल जाती है कि यार क्या हो गया, कैसे भारी भारी बोल रहा है। तो जैसे किसी को जुकाम होता है तो उसके आवाज में भारीपन भी आ जाता है। तो बच्चों वायरस से होने वाली पहली बीमारी है जिसका नाम याद रखना, सर्दी जुकाम। और सर्दी जुकाम जो है बेटे, इसका जो कॉज है या इसका जो पैथोजन है वह है राइनो वायरस है। क्लियर, राइनो, रियो वायरस ने बेटे, राइनो वायरस। और इस बीमारी के जो लक्षण हैं वह एक तो बेटे इसका जो संक्रमण है वह छींकने काशने से होने वाला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यह आपको याद करना है। सर्वाधिक संक्रमित होने वाला रोग है, यानी
जो है बेटे ज्यादा से ज्यादा फैलता ही है। अगर ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया तो समझ लो उन व्यक्तियों का सारा ग्रुप में जो है लगभग सर्दी जुकाम हो जाएगा। उसके अलावा नासिका और श्वसन मार्ग इसमें से प्रभावित होते हैं। अब मान लो आप बात करें उस सर्दी जुकाम की और आप कहोगे मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो यार बात मिलने में नहीं आ रही ना बेटे, क्योंकि सर्दी जुकाम का मतलब है नासिका से रिलेटेड या श्वसन मार्ग से रिलेटेड। इतना याद रखना, नासिका से सेक्रेशन बढ़ जाता है, कारण मैंने बता दिया, कौन सी झिल्ली में सूजन, सिनीडेरियन मेम्ब्रेन में सूजन, तो उससे संक्रमण या स्त्राव बढ़ जाएगा। अब होगा क्या बेटे, जो सर्दी जुकाम होगा तो गले में दर्द भी होगा, क्योंकि गले में कफ जम जाता है। तो गले में कफ जम जाने के कारण एक तो दर्द अपन महसूस करते हैं, है ना, खांसी आती है बेटे बार बार में, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है सिर दर्द होना शुरू हो जाता है ना, गला जाम होने से बेटे रात को नींद नहीं आती, तो अनिद्रा रोग हो जाता है। और साथ में क्या है कि आवाज में भारीपन भी आ जाता है। तो बेटे ये पहला रोग था जिसको आप याद रखेंगे, यानी कॉमन कोल्ड। यहां तक क्लियर। अगली बीमारी की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटे ये मैंने वह बीमारियां लिए जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है ना, तो पहले वह बीमारियों को आप ध्यान से देखें। तो अगली बीमारी है चिकनगुनिया। ये नाम तो सुना ही होगा बेटे, चिकनगुनिया, है ना। अब इसका कोई चिकन से लेना देना नहीं है, वरना आप ये दिमाग लगा लो यार जो चिकन खाता होगा उसको चिकनगुनिया हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटे ये यहाँ पर एक वायरस है जिसका नाम ही चिकनगुनिया वायरस है। तो ये जो वायरस है चिकनगुनिया वायरस, उससे होने वाली बीमारी है। तो इस आधार पर इसको कहा गया है चिकनगुनिया। और इसका जो वाहक है बेटे, ये वाहक जरूर याद रखना, इसका वाहक माना जाता है एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज नहीं, वो तो बेटे मलेरिया से संबंधित होती है। ये जो वाहक है एडीज, अभी मैं हाथी पांव रोग बताऊंगा प्रोटोजोआ में, उसका क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो ये भी आपको याद रखना है बेटे, मादा एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक होता है, क्यूलेक्स हाथी पांव रोग का वाहक होता है, और ये जो एडीज है ये बेटे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हैं उनका वाहक होता है। तो अब आपको ये पता लग गया कि मच्छरों से कितनी सारी बीमारियां फैलती है, होती नहीं है बेटे, क्या होती है, फैलती है। तो यहां आप देखो कि चिकनगुनिया, तो ये वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस। आपको नाम याद करना है कि वायरस से दूसरी बीमारी है चिकनगुनिया बीमारी। अब इसमें क्या होगा बेटे कि इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, एडीज मॉस्किटो के द्वारा। मतलब क्या होगा कि जिस व्यक्ति को मान लो चिकनगुनिया हो गया, अब कोई मॉस्किटो बेटे उसे बाइट करेगा तो उसके ब्लड में इसके कीटाणु आ जाएंगे, और जब ये मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाकर बाइट करेगा तो ये कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएंगे। तो ये एडीज मॉस्किटो के द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है। तो इस रोग का जो वाहक है, ये वाहक आपको याद रखना है, और ये वाहक के बेटे कौन सा, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में इसमें होता क्या है बेटे, तो इसमें लसिका गांठों में सूजन आती है, यानी लसिका गांठों को बोलते हैं लिम्फ नोड, यानी इन्हें कहा जाता है बेटे लिम्फ नोड। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी कभी पढ़ी हो 11th के अंदर, तो बेटे मानव शरीर में टोटल 470 लसिका गांठें पाई जाती है। उनमें से सबसे बड़ी लसिका गांठ का नाम है प्लीहा। अच्छा, ये लसिका गांठें करती क्या है बेटे, तो ये लिम्फोइड टिश्यू की ये बनी होती है, और ये एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करती है, और साथ में जो क्या कहते हैं लसिका है उसको छानने का कार्य भी करती है। तो एक प्रकार का ये लसिका उत्तक है जो प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। तो इस बीमारी के अंदर बेटे जगह जगह पर, जैसे मान लो हमारे गर्दन है, यहाँ पर लसिका गांठें ज्यादा होती है, ये जो आर्मपिट्स होते हैं यहाँ पर लसिका गांठें ज्यादा होती है। तो इस बीमारी के अंदर लसिका गांठों में सूजन आ जाते हैं, यहाँ तक कि प्लीहा के अंदर भी सूजन आ जाएगी, क्योंकि जो प्लीहा है, यानी जिसको अपन क्या कहेंगे बेटे, प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी यही कहेंगे, और ये क्या कहोगे, मृत आरबीसी का कब्रगाह। लेकिन गलत है बेटे, मृत आरबीसी की कब्रगाह होगी, आरबीसी की कब्रगाह नहीं होगी, क्योंकि जो आरबीसी डेड हो जाती है ना उसका डिस्ट्रक्शन बेटे स्प्लीन के अंदर होता है, तो इसे मृत आरबीसी की कब्रगाह भी आप कह सकते हैं। तो ये लसिका गांठों में इसमें सूजन आ जाती है, जिससे शरीर की कई सारी क्रियाएं बाधित होती है। उसके बाद में बेटे बुखार आता है ना, बुखार आने के साथ ही जोड़ों में असहनीय दर्द होता है बेटे, जिसको आप कहोगे जॉइंट पेन, यानी इसे आप कह सकते हो जॉइंट पेन, यानी जॉइंट पेन। तो ये ध्यान रखना बेटे, बुखार तो आ ही जाएगा इस बीमारी के अंदर, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है,
और साथ में शरीर कमजोर हो जाता है। ये भी याद रखना बेटे, इसमें शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ये बीमारी है यानी चिकनगुनिया। तो बेटे एक तो सर्दी जुकाम आपको याद हुआ, दूसरा आपको चिकनगुनिया जो कि एक लसीका गांठों में इसमें सूजन आती है, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है और शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये हमारे पास में दूसरी बीमारी थी बेटे चिकनगुनिया। अगली बीमारी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली बीमारी आती है बेटे डेंगू बुखार। ये ध्यान रखना, यानी डेंगू बुखार है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये तो आपने भी देखा होगा बेटे, कुछ समय जब सीजन आता है तो डेंगू ज्यादा होता है और कई केसेस जो बेटे हर सिटी के अंदर आपको डेंगू के मिल जाएंगे। अब डेंगू क्या है, तो एक तो याद रखना बेटे फ्लेवी आर्बो वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, वायरल बीमारी है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब डेंगू में होता यह है बेटे कि जब डेंगू होता है तो एक तो बेटे हड्डियों में जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ये बोन ब्रोकन फीवर भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसमें क्या है कि हमारे ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है ना, जिसको बिंबाणु कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो बेटे उन थ्रोम्बोसाइट में संख्या में कमी आती जाती है। पहले तो इनका फंक्शन याद करो बेटे, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। तो ये जो प्लेटलेट, 3 तरह की रुधिर कणिकाएं होती है ना हमारी बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। तो बेटे डेंगू बुखार में क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट में एकदम गिरावट आना शुरू हो जाती है। अब गिरावट तो तब होगी ना तब आपको सामान्य संख्या याद होगी। तो इसकी सामान्य संख्या कितनी होती है, लगभग 2 से 5 लाख प्रति 100 ml ऑफ ब्लड होती है। तो जब इसकी संख्या लगातार गिरती जाती है बेटे, तो फिर इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर अगर एक लिमिट से कम हो जाएगी, तो बेटे अगर जरा सी भी चोट वगैरह लगेगी तो ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा। तो इस बीमारी में जब ये 10,000 या 5,000 से भी कम आ जाती है, तो उस व्यक्ति के नाकों की तरफ से, है ना, मुंह की तरफ से, कानों से बेटे खून बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अगर इसकी संख्या 41,000 से कम आना शुरू हो जाए तो उसे क्रिटिकल परप्यूरिया बोला जाता है। और उस कंडीशन में बेटे व्यक्ति में क्या सिम्टम्स आएंगे कि उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं। यानी जो है बेटे ये जो डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार में यही होता है बेटे कि सबसे पहले तो प्लेटलेट्स कम होगी, ठीक है, शरीर कमजोर होता जाएगा, प्लेटलेट्स कम होती जाएगी। अब ये कम होते होते बेटे 10,000 से भी कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे ये और कम हो जाती है तो उसके मुंह की तरफ से, नाक की तरफ से, कान की तरफ से खून बाहर आना शुरू हो जाता है और यहां तक कि कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है बेटे डेंगू बुखार। तो बचना चाहिए क्योंकि ये भी एडिस मॉस्किटो से फैलती है, ध्यान रखना। तो बेटे मच्छरों से बचना चाहिए और जहां भी खालीपन हो, पानी भरा हुआ हो, कूलर में बहुत दिनों से पानी भरा हुआ हो, उसको हटा देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मच्छर जो है बेटे वह जो नमी होती है या पानी होता है वहां पर ही अंडे देते हैं, वहीं इनका लार्वा पनपता है। तो अगर इसके लार्वा को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर बेटे एडल्ट कैसे बनेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास या जहां पर रहते हैं उसके आसपास बहुत दिनों से भरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। तो इससे बीमारी से बचा जा सकता है क्योंकि यह भी मलेरिया की तरह ही एक वाहक मच्छर के द्वारा फैलती है। तो बेटे ये डेंगू फीवर है ना, डेंगू बुखार जो कि होता है फ्लेवी आर्बो वायरस से। अब ये नाम तो बेटे आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। वायरस से इसका नाम क्या है, फ्लेवी आर्बो वायरस। और इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक भी वही मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो, ये वही मॉस्किटो बेटे जो अभी चिकनगुनिया का भी ये वाहक होता है। तो डेंगू फीवर फ्लेवी आर्बो वायरस से होता है और इसका वाहक है एडीज मॉस्किटो। अब आप आइएगा बेटे कि यहाँ पर ये होता क्या है, तो संक्रमण किसके द्वारा, तो संक्रमण तो याद हो ही गया आपको, एडीज मॉस्किटो द्वारा ये संक्रमित होता है। अब इसमें क्या होगा बेटे, तो इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है। बेटे जॉइंट पेन तो यूं कहते हैं कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया तो उसके कुछ दिनों बाद भी उसके जोड़ों में दर्द होता रहता है बेटे, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी बोन ब्रोकन फीवर। हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे, हड्डी तोड़ बुखार। तो बेटे इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है। साथ में आप देख लीजिएगा नासिका, मुख और मसूड़ों से खून आता है। लेकिन बेटे ये कब आएगा, जब एक लिमिट से ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, है ना। नॉर्मल
2 से 5 लाख होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इस बीमारी में प्लेटलेट बिल्कुल घटना शुरू हो जाती है। अब होता है क्या है, अपन तो जानते हैं ना प्लेटलेट। अब मान लो डॉक्टर जब जो है किसी पेशेंट के जो भी उसके साथ रहता है ना, उसको कहता है भाई इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो फिर वो उसको कैसे समझाता है कि यार डॉक्टरों ने बताया जो भाई इसकी तो प्लेटा कम हो गई। तो बेटे प्लेटें नहीं होती है, प्लेटलेट होती है, इतना याद रखना है आपको। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे जब इसकी संख्या एक लिमिट से कम हो जाएगी, किसकी, प्लेटलेट्स की, क्योंकि इसका काम यह है बच्चों कि ये हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो फिर उस व्यक्ति के नासिका मार्ग से, मुख से और मसूड़ों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन मानी जाती है बेटे डेंगू की, ध्यान रखना। यानी आप ये समझो कि जब मुंह से खून बाहर आने लग जाएगा, नासिका से खून बाहर आने लग जाएगा, तो बेटे ऐसा लगेगा ना ये हो क्या रहा है। तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन ये होती है। और इस बीमारी के खून में प्लेटलेट्स का कम होना, यानी लगभग बेटे ये 10,000 प्रति 100 ml ब्लड यानी रक्त से भी कम हो जाती है बेटे, याद रखना। नॉर्मल रक्त में जो है प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख होती है, लेकिन अगर ये संख्या घटकर ये बोले 10,000 के लगभग रह जाए तो फिर याद रखना वहां पर ये क्रिटिकल परप्यूरिया एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में व्यक्ति चला जाता है। तो फिर बेटे डॉक्टर इलाज करते हैं। नॉर्मल इलाज तो आपको पता होगा कि ये पपीते का जूस वगैरह इसमें पिलाते हैं, कीवी वगैरह इसमें खिलाते हैं, है ना। ये यानी ऐसी बीमारियां या ऐसी दवाइयां इसको दी जाती है जिससे उसके ब्लड में बेटे क्या बढ़े, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़े। तो आप देख लें कि बेटे जो डेंगू बुखार है, जो डेंगू फीवर है, उसमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ब्लड में कौन सी रचना कम होती है। तो याद रह जाएगा ना प्लेटलेट, जिसको बेटे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं या रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है, लेकिन पहले होती कितनी है, तो बेटे ये याद रखना ये होती है 2 से 5 लाख होती है, ध्यान रखना। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ये 2 से 5 लाख होती है, यहां लिख देता हूं बेटे, यानी प्लेटलेट नंबर। तो ये नंबर होते हैं 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति 100 ml रक्त। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती है, जो थ्रोम्बोसाइट होती है बच्चों, ये थ्रोम्बोसाइट 2 से 5 लाख प्रति 100 ml रक्त होती है। लेकिन जिसको डेंगू बुखार होता है ना, जिसको डेंगू फीवर होता है, तो बेटे जिसको डेंगू फीवर होता है उसमें घटकर कितने रह जाती है, लगभग 10,000 के लगभग रह जाते बच्चों ये। तो जब 10,000 के लगभग ये रह जाएगी तो एक तो क्या होगा, उसके शरीर पर, उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने उभर आएंगे, याद रखना। उसके अलावा बेटे उसके माउथ की तरफ से, उसकी नासिका की तरफ से, उसके मसूड़ों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है। बुखार आता ही है उसके, और साथ में बदन दर्द होना शुरू हो जाता है। और जॉइंट पेन तो बेटे डेंगू बुखार ठीक हो भी गया ना, उसके भी लगभग 10-15 दिन तक उसके जॉइंटों में दर्द होता रहता है। इस कारण से इसको क्या बोला गया है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा गया है। कौन सा बुखार, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर देखो बच्चों, यानी ये तो था डेंगू बुखार। अब अगली जो आती है, ये आता है बेटे पोलियो, है ना। पोलियो यानी जिसको यहाँ पर ये पोलियो है बेटे, पीलिया नहीं है, इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं पोलियो, है ना, पोलियो वायरस। तो ये होता भी किससे है, पोलियो वायरस से होता है। अब ये देखो पोलियो क्या है, यानी पोलियो माने लूला लंगड़ा, इतना याद कर लेना आप, क्योंकि बेटे अब तो कर ये कम होता है, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की, ये आपको पता होगा कितना ज्यादा पहले ये स्लोगन प्रचलित हुआ था कि 2 बूंद जिंदगी की। तो बेटे इस तरह से अब यह पोलियो लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बच्चा होते हैं उसको पोलियो की वैक्सीन पिला दी जाती है। लेकिन पहले बेटे इतना जागरूकता नहीं थी, तो फिर पोलियो ज्यादा हुआ करता था। इसमें होता क्या है बेटे पोलियो के अंदर, कि उसके हाथ और पैर जो होते हैं ना, ये प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो नर्व सिस्टम है, ये ध्यान रखना, पोलियो में हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। जैसे बाय द वे बेटे ये मैं हाथ है, अब मैं सोचूं मैं हाथ को ऊपर उठाऊं, मैंने उठा लिया, हाथ को नीचे लाऊं, मैं ले आया, है ना। ये मैंने पहले न्याह से सोचा, न्याह से तंत्रिकाओं के माध्यम से इसको कमांड मिला और इस हाथ में गति हुई। बेटे पोलियो के अंदर जब तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो मैं सोचूंगा तो उसे संवेदनाएं नाने वाली वो समाप्त हो जाएगी। फिर मैं सोचूंगा हाथ को ऊपर उठाऊं तो इसको संवेदना मिलेगी नहीं, तो फिर ये गति नहीं करेगा। तो पोलियो बीमारी में यही होता है बेटे कि हाथ पैर की जो संवेदनशीलताएं होती है वो प्रभावित होती है, और किसी अंग की जब संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी तो फिर उस अंग में हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं होगी, और इसी बीमारी को पोलियो कहते हैं। जैसे पैर में गति नहीं हो रही, पैर उसका वैसे के वैसे बेटे वह अपनी मर्जी से पैर को हिला डुला नहीं सकता। हाथ में अगर पोलियो हो गया तो वह हाथ को अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकता, तो यह है पोलियो। तो पोलियो भी एक वायरस बीमारी है, और फिर याद रखना बेटे ये पोलियो वायरस से होती है, और इसमें तंत्रिकाओं में सूजन आती है। सबसे पहला मेन काम याद रखना बेटे, क्योंकि पोलियो जो बीमारी है, इस पोलियो बीमारी में तंत्रिकाओं में सूजन आती है। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था कि बेटे पोलियो एक न्यूरल डिजीज है, एक तंत्रिकीय विकार है, याद रखना। क्योंकि इसमें जब तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाएगी तो आपको पता है ना कि हमारे शरीर में बिजली के तार के रूप में क्या पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं। बिजली के तारों में बेटे विद्युत का प्रवाह होता है, तो हमारे शरीर के भीतर जो तंत्रिकाएं होती है इसमें सूचनाओं का प्रसारण होता है, इसमें संवेदनाओं का प्रसारण होता है। तो जब इस बीमारी के अंदर तंत्रिकाओं में सूजन आ जाएगी तो सूजन आ जाने से बेटे सूचनाओं का प्रसारण नहीं हो पाएगा। तो जिस भाग की तंत्रिकाओं में सूजन आएगी वह भाग क्या हो जाएगा बेटे, इनएक्टिव हो जाएगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करेगा, याद रखना। तो पहला सिम्टम्स आपको याद हो गया, तंत्रिकाओं में सूजन। उसके बाद में ऐच्छिक पेशियां कमजोर हो जाती है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती है बच्चों, जो कि हमारी इच्छा से कार्य करे। जैसे मैंने सोचा गर्दन घुमाऊं, मैंने घुमा ली, मैंने सोचा हाथ को ऊपर उठाऊं, मैंने उठा लिया, मैंने सोचा टांग को घुमाऊं, ये घुमा लिया। तो कहने का मतलब ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम करे उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और बेटे अधिकतर पोलियो हाथ और पैरों में होता है, तो हाथ और पैरों में जो पेशियां पाई जाती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। और दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अंडर कॉन्शियस माइंड, और ये जो पेशियां होती है ये हमारी इच्छा शक्ति से जो है गति करती है बेटे, ये हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर में गति होती है। तो इस पोलियो के अंदर ऐच्छिक पेशियां कमजोर हो जाती है। अपन सोचेंगे तो सही, लेकिन बेटे वह पेशियां सही से काम नहीं करेगी। उसके बाद में अंगों की संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हाथ है बेटे, जब तक इसमें संवेदनाएं आएगी तो बेटे ये सही से काम करेगा, लेकिन अगर इसकी संवेदनाएं समाप्त हो गई तो इसमें कितने चिमटे भरो आप, तब भी हमें दर्द का आभास नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो बेटे उस अंग में आप सुई चुभो या जो है क्या कहते हैं आप उसमें कुछ पोल चुमटा कुछ भी करो, उसको संवेदनाओं का आभास नहीं होगा। तो बेटे यहां पर भी याद रखना कि अंगों की संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, यानी सेंसेशन। संवेदनाओं को क्या बोलेंगे बच्चों, सेंसेशन कहेंगे। एक तो ये याद रखना। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। ये मैं शुरू से बता रहा हूं बेटे कि पोलियो में नर्वस सिस्टम ही डैमेज होता है। तो एक बार और आप समझ लें कि अपन यहां पर पोलियो पढ़ रहे हैं, पीलिया ने बेटे क्या पढ़ेंगे, पोलियो, है ना। अब ये जो पोलियो है इसकी वैक्सीन भी है बेटे, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी याद रखना। इसकी वैक्सीन भी मार्केट में आती है, ओपीवी, यानी किस नाम से जानते हैं बेटे इसे, ओपीवी, यानी इसको कहेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको ड्रॉप के द्वारा पिलाया जाता है, ना कि इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। तो इसको ओरल कहते हैं बेटे, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो याद रखना कि पोलियो जो रोग है एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, और यह पोलियो वायरस से बीमारी होती है, और इस बीमारी की वैक्सीन है ओपीवी। बूस्टर डोज के रूप में लगाए जाते हैं बेटे, समय समय पर इसके 3-4 डोज जो है लगाते हैं। ये तो है। अब इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इस बीमारी में नर्वस सिस्टम खराब होगा, यानी जिस अंग में पोलियो हो जाएगा बच्चों तो उस अंग की जो तंत्रिकाएं हैं उसमें सूजन आ जाएगी, और उस अंग की तंत्रिकाओं में सूजन आने से उस अंग की संवेदनाएं समाप्त हो जाएगी। तो बेटे उस अंग को फिर हमारा ब्रेन कमांड ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं हाथ में पोलियो आ गया तो बेटे इसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। अब हमारा ब्रेन आदेश दे रहा है कि उस अंग तक संवेदनाओं को ले जाओ, मेरा आदेश लेकर जाओ, लेकिन बेटे जो आदेश को लाने वाला संदेश वहां के वही वहां का डैमेज हो गया। तो सूचनाएं ब्रेन की इस पर हाथ पर नहीं आ पाएगी, और यह हाथ जो है गति नहीं कर पाएगा, और इसी कंडीशन को पोलियो कहते हैं। तो पोलियो के अंदर एक तो ऐच्छिक पेशियां प्रभावित होती है,
तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, ध्यान रखना, क्योंकि बेटे तंत्रिका का काम है सूचनाओं को लाना। अब लाने के बाद में जो कार्य करेगा वो तो पेशियां कार्य करेगी, तो इसकी जो ऐच्छिक पेशियां होती है वह भी बेटे जो है क्या कहते हैं क्रिया विहीन हो जाती है, तो फिर वह अंग गति नहीं कर पाता। तो इस बीमारी को अपन यहां पर कहते हैं पोलियो। तो बेटे यहां पर यह बीमारी है, एक तो डेंगू फीवर है ना, दूसरा यहाँ पर पोलियो। कुछ और बीमारियां हैं जो आपको इससे संबंधित याद रखनी है। जिसे 5वें नंबर की बीमारी आती है बेटे वह है रेबीज। बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटे, यानी रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी आप कहते हैं, जल भित्ति रोग भी आप कहते हैं। 2 बीमारियां मैंने आपसे कही थी बेटे, एक तो कौन सी, टिटेनस, और एक ये रेबीज। ये 100% लीथल बीमारी है। अगर इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो गए तो बेटे उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। ये याद रखना, एक बार अगर लक्षण उत्पन्न हो गए तो उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। और इन बीमारियों का जो उद्भव पीरियड होता है ना बेटे, वह कई दिनों से लेकर कई वर्षों यानी 10 वर्ष तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी अगर मान लेते हैं आज वायरस हमारे अंदर प्रवेश करा है तो 10 साल बाद भी बेटे इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहां इस रेबीज के बारे में, तो एक तो बेटे मैं आपको बता दूं वायरल बीमारी है ना, और किससे होती है, रेब्डो वायरस से ये बीमारी होती है। ये बीमारी बेटे कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होती है। ये आप सब जानते हैं कि जो रेबीज बीमारी है ये कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर जो है बेटे मंकी है, इनकी लार के अंदर बेटे ये वायरस पाया जाता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जो पालतू नहीं होते हैं, जंगली होते हैं बेटे, क्योंकि आजकल तो पालतू जो डॉग पेट होते हैं बेटे उनके इंजेक्शन लगा लिए जाते हैं कि बाय द वे गलती से अगर ये काट ले तो कोई बीमारी ना हो। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये कुत्ते बिल्ली वगैरह की ये काटने से बीमारी होती है। इस बीमारी में बेटे क्या होता है, इसमें भी नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो व्यक्ति कुत्ते के जैसा पागल हो जाता है, याद रखना। यानी रेबीज जो बीमारी है इसमें भी व्यक्ति कुत्ते के जैसा पागल हो जाता है बच्चों, और किसी दूसरे व्यक्ति को काटने की कोशिश करता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, वो जल यानी हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर। तो बेटे ये व्यक्ति जिसको हाइड्रोफोबिया है वो जल से डरता है। जैसे पानी उसके पास में ले जाएंगे वो कांपेगा, बहुत बुरी तरह से वो कांपता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई दूसरा डॉग उसके सामने आ गया। उसके अलावा बेटे धीरे धीरे इसमें गला चोक होता जाता है, गले में सूजन आती जाती है और ब्रेन कमजोर होता जाता है। तो लक्षण उत्पन्न होने के 2 या 3 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, सांस नहीं लिया जाएगा। याद रखना, व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करेगा, यानी भागेगा, दूसरों को काटेगा। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और बेटे इस बीमारी में 100% लक्षण उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से ये गुजारिश है कि कभी भी कोई कुत्ता काट ले, कोई बिल्ली काट ले, तो बेटे एटीएस के इंजेक्शन आते हैं, एंटी जो है इसमें भी एक रेबीज के इंजेक्शन आते हैं, सॉरी, तो रेबीज के जो इंजेक्शन है वो लगा लेना चाहिए बेटे, ताकि जो है क्या कहते हैं हमें ये बीमारी ना हो। तो अब आप देखिएगा कि हाइड्रोफोबिया है बीमारी का दूसरा नाम। इसका वायरस है बेटे जिसको अपन कहेंगे रेब्डो वायरस। होती कैसे है, तो बाइट विद डॉग एंड मंकी। तो बाइट का माने होता है बेटे काटना, है ना, बाइट का मतलब होता है काटना। तो बेटे अपन बात कर रहे थे रेब्डो वायरस की, तो बेटे ये रेब्डो वायरस है रेबीज का। तो यहां पर ये जो होती है बेटे रेबीज, वह डॉग, मंकी और केट भी आप लिख सकते हैं यहां पर, यानी केट आदि के बाइट करने से बेटे ये होती है, इनके काटने से होती है। अब सिम्टम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि व्यक्ति को पानी से डर लगता है, जिसके बेस पर इसको क्या बोला गया है, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का माने बेटे डर होता है और हाइड्रो का माने जल होता है। तो इस बीमारी के अंदर जो पेशेंट होता है वो पानी सामने आते बेटे कांपने लगता है। वो ध्यान रखना, पानी से बहुत डर लगेगा जैसे कोई उसको जहर पिला रहे हो, तो पानी आते ही वो बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है। मुख से लार का स्त्रावण शुरू हो जाता है बेटे, मुख से लार का स्त्रावण, यानी जिस तरह से पागल कुत्ता होता है ना बेटे, तो उसके मुंह से लार सेक्रेशन होती है, उसी तरह से याद रखना जिस व्यक्ति को यह हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है तो बेटे उस व्यक्तियों को भी क्या होता है कि उसके माउथ से लार का स्त्रावण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी जो है ब्रेन जो है बेटे अफेक्टेड होता है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है, क्योंकि जब ब्रेन प्रभावित होगा और किसी व्यक्ति का जब ब्रेन चलता है तो चलता है, फिर अपन कहते हैं ना यार इसका तो चल गया, तो चल गया का माने बेटे वह पागल हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, गले में सूजन आ जाती
जाती है, ध्यान रखना बेटे, गले में सूजन। अब जब गले में सूजन आ जाएगी तो भोजन पानी निगलने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है बेटे। सांस नहीं लिया जाएगा उसे, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी और साथ में जो है क्या कहते हैं, ये पागलपन भी इसमें आ जाता है। और यहां पर आप लिखोगे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इससे भी पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ये प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटे। ये कुछ लक्षण है जो आपको याद रखना है। पहला लक्षण तो सीधा सा याद करना बेटे, रेबीज। जैसे रेबीज आए तो आपको याद कर लेना है कि ये वायरस जनित रोग है। और इसका दूसरा नाम भी याद करना है, ये है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डरने वाली बीमारी, पानी से डर लगने वाली बीमारी। अब बेटे रेबीज के बारे में आप लगभग जानते हैं कि जो रेबीज होती है ये पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होती है। तो काटने के साथ बेटे इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। पहले पुराने टाइम में तो 14 इंजेक्शन लगते थे बेटे पेट में, लेकिन अब तो 1 या 2 इंजेक्शन से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई गली का कुत्ता काट ले तो बेटे इंजेक्शन जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 10 साल तक का भी होता है, यानी काटने के 10 साल बाद भी ये बीमारी हो सकती है बेटे, याद रखना। और एक बार अगर इसके लक्षण उत्पन्न हो गए तो फिर समझ लो फिर गए, यानी 100% लीथल बीमारी है, यह आपको याद रखना है। इस बीमारी में मैं आपको बता दूं, पानी से डर लगने वाली बीमारी है। इसमें बेटे मस्तिष्क प्रभावित होगा, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। तो व्यक्ति जिसको ये होता है वो पागलों जैसी हरकतें करता है ना, पागल हो जाता है, दूसरों को काटने की कोशिश करता है, उसके मुंह से कुत्ते के जैसे लार का स्त्राव होता है। यानी ऐसे कहते हैं बेटे कि जो व्यक्ति पागल होता है उसको कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं, तो वो उस तरह से वो सोचता है कि सामने बैठा हुआ इंसान भी कुत्ता है, तो उसको काटने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और अगर ये पागल व्यक्ति ने बेटे काट लिया और उसकी लार अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चली गई तो समझ लो उसको भी फिर रेबीज हो सकता है। तो हमेशा ये सावधानी जरूर रखना चाहिए। गले में सूजन आ जाती है बच्चों, याद रखना, तो गले में सूजन आ जाने से उसको भोजन निगलने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, पानी पीने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि बेटे धीरे धीरे उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और जब वह ज्यादा ही गला चौक हो जाएगा तो सांस के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बेटे ये वाली बीमारी थी हमारे पास में, यानी हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि बेटे रेबीज एक वायरस जनित रोग है जो कि कुत्ते, बिल्ली, डॉग के काटने से होती है। पानी से इसमें डर लगता है, मुख से लार का स्त्राव होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, गले में सूजन होती है और गले में सूजन होने से भोजन, पानी और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये बेटे 5 बीमारियां तो अपने इसको वर्णन कर लिया। और कुछ बीमारियां हैं जो आपको सीधा याद रखना है कि जैसे मान लेते बेटे हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होगी वो हेपेटाइटिस बी, इसका पूरा नाम है बेटे यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यहां पर HBV जिसको आप यहां पर बोल सकते हो हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये भी बेटे इन्हें माना जाता है कि एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी, है ना। इसमें लीवर प्रभावित होता है बेटे, ध्यान रखना, लीवर में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, खून की कमी होती है और ये भी अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यहाँ तक कि हाथ मिलाने से बीमारी हो जाती है बेटे, जबकि एड्स जो होता है वो हाथ मिलाने से, साथ में भोजन करने से या बेटे कपड़ों की शेयरिंग करने से नहीं होता, लेकिन ये बीमारी इन लक्षणों में ये हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी बीमारी बेटे मीजल्स, है ना, मीजल्स जिसको आप कहोगे खसरा, खसरा, है ना, ये होती है बेटे रूबेओला वायरस से। तो खसरा यानी एक माता की तरह बीमारी होती है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते बेटे, तो उसे मिजल्स यानी खसरा कहते हैं। उसके बाद में बेटे चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स यहाँ पर होती है यानी छोटी माता, छोटी माता। और छोटी माता ये है वेरिसेला वायरस से। तो बेटे जैसे कहते हैं कि इसको माता जी निकल गई,
तो आजकल यही होती है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, ये ध्यान रखना। और स्मॉल पॉक्स ये बड़ी माता है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन चिकन पॉक्स ये छोटी माता है बेटे। इसमें भी यही होता है कि शरीर पर दाने दाने उभर आते हैं, 4-5 दिन तक की बीमारी रहती है, संक्रामक है। इस बीमारी के समय पेशेंट को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे ठीक होते हैं। इसकी बात यह है बेटे कि ये जो दाने पड़ते हैं ना चेहरे पर, ये वो निशान नहीं छोड़ते हैं, है ना, ये याद रखना। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। कभी अगर ऐसे शरीर पर दाने दाने निकल आए, कोई व्यक्ति कहते यार ये तो माता हो गई, तो समझ लेना चिकन पॉक्स हो गई बेटे उसको। चिकन पॉक्स जो है वो छोटी माता है, जो एक तरह से वेरियोलोसेला वायरस से द्वारा ये होती है। लेकिन जो खतरनाक बीमारी वायरस की, ये बेटे स्मॉल पॉक्स यानी इसको आप क्या कहोगे, बड़ी माता, बड़ी माता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही बेटे अब ये बीमारी का उन्मूलन हो चुका है धरती से, यानी अब बड़ी माता नहीं हुआ करती है। पहले हुआ करती थी बेटे, गांव के गांव इसमें जो है मर जाया करते थे। ये एक प्रकार की एपिडेमिक बीमारी है ना, एक प्रकार की एपिडेमिक महामारी जिसको कहते हैं ना बेटे, उसके रूप में ये बीमारी होती थी। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती है, अत्यधिक संक्रमित बीमारी थी। और इस बीमारी में बेटे जब चेहरे पर पुंसियां पड़ती थी तो वह घाव तो बनते ही थे और वह गड्ढे छोड़ जाया करती थी। तो कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा हो या कोई ऐसा जिसके चेहरे पर गड्ढे 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 नजर आते हो, तो समझ लेना उसको कभी न कभी क्या हुआ होगा, स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता हुई होगी। तो बड़ी माता बेटे अब जो है क्या कहते हैं ये धरती पर नहीं है। हालांकि लुईस पास्चर ने सबसे पहला टीका जो बनाया गया था ना बेटे, वो इसी का बनाया था, स्मॉल पॉक्स का, ये याद रखना। तो इसका टीका आ चुका है और अब ये धरती पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये उन्मूलन इसका हो चुका है। और ये बीमारी जो होती है ये बेटे वेरियोला वायरस से होती है। तो इस तरह से बेटे अपने पास में 5 तो वो है, 4 लगभग 9-10 बीमारियां मैंने आपको बताई जो वायरस से होती है। तो इनके आप कम से कम पहले बेटे नाम याद कर लेना कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। नाम याद करने के बाद में उनके कोजेज याद करना कि इनका कोजेज कौन है, फिर उसके बाद में लक्षण पे आना। वरना बेटे आप पहले से लक्षण याद करोगे तो बीमारियां याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीवाणु जनित रोग कितने हैं, लिख लिख के याद कर लेना। वायरस जनित कौन कौन से, उनको भी लिख लिख के याद कर लेना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है बेटे कि वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताओ या जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। उसके बाद में बेटे फिर आपको याद करना है उनके कॉजेज और उनके लक्षण। तो ये टॉपिक था बेटे आज का हमारा, यानी वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। तो बेटे जो है मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद। और बेटे इसको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि बीमारियां हैं, बीमारियां इतनी आसानी से ना तो ठीक होती है ना ही आसानी से याद होती है। तो इसमें आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, मतलब याद करना पड़ेगा। ये याद रखना बेटे, बिना याद के। अब याद भी कैसे करोगे, लिख लिख के याद करना बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वर्बली ऐसे याद हो जाएगा, यानी पेन हाथ में हो, रब कॉफी हाथ में हो और वही टेबल वाइज आप इसको लिख लिख के याद करें, तब जाके बेटे ये बीमारियां आपको याद होगी। आज आपको याद हो जाएगी, कल वापस फिर भूल जाओगे अगर आपने इसको बार बार रिपीट नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से रहना। ओके, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।